नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्स नोट्स है वो हमें कंप्यूटर की दुनिया में ले जा रहे हैं। पर ये कोई कंप्यूटर 101 क्लास नहीं होने वाली। हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक मशीन जो कभी पूरा कमरा घेर लेती थी आज हमारी जेब में फिट हो गई है। अरे, ये तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है। हम सब इन डिवाइसों को रोज इस्तेमाल करते हैं, पर इनके अंदर की जो इंजीनियरिंग है वो सच में कमाल की है। तो हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सीपीयू या रैम क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि इनके डिजाइन के पीछे के फैसलों ने हमारी आज की डिजिटल दुनिया को कैसे गढ़ा। बिल्कुल। और ये सिर्फ साइज छोटा होने की कहानी नहीं है, ये सोच बदलने की कहानी है। वैक्यूम ट्यूब से लेकर एआई तक का सफर कमाल का है। चलिए फिर कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन्स, नोट्स में तो इन्हें एक एक करके बताया गया है, पर मुझे लगता है कि ये असल में एक ही बड़ी कहानी है। हाँ, एक ही कहानी है, छोटी चीजों से बड़ी क्रांति लाने की। सही। हाँ, तो पहली पीढ़ी मतलब 1940s और 50s के कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब से चलते थे। वैक्यूम ट्यूब्स? हाँ, इन्हें ऐसे समझिए जैसे हजारों कांच के बल्ब एक साथ जल रहे हों। अच्छा। नतीजा, एक कंप्यूटर के लिए पूरा एक कमरा चाहिए होता था और उसे ठंडा रखने के लिए जबरदस्त कूलिंग सिस्टम। और बिजली? अरे, बिजली तो इतनी खाता था कि शायद पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल हो जाए। मतलब ENIAC जैसे कंप्यूटर काम तो करते थे, पर वे विशाल, नाजुक और बहुत महंगे थे। तो उस दौर में कंप्यूटर रखना किसी साई-फाई फिल्म जैसा रहा होगा, आम इंसान की पहुंच से तो बहुत ही दूर। बिल्कुल। फिर वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ट्रांजिस्टर? हाँ, ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में मतलब लेट 50s और 60s में वैक्यूम ट्यूब की जगह एक नाखून के बराबर के ट्रांजिस्टर ने ले ली। और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था। नहीं, ये एक भूचाल था। अचानक कंप्यूटर छोटे, सस्ते, तेज और कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गए। यहीं से कंप्यूटर का कमरे से निकलकर एक डेस्क पर आने का सफर असल में शुरू हुआ। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो ये और भी छोटा होता गया है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी के साथ। हाँ, तीसरी पीढ़ी में किसी ने सोचा कि एक ट्रांजिस्टर क्यों, हजारों को एक साथ एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर डाल देते हैं। जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। सही। अब कंप्यूटर एक डेस्क से सिमटकर एक ब्रीफकेस में आने की तैयारी कर रहा था। लेकिन असली जादू तो चौथी पीढ़ी में हुआ, 1970s में। माइक्रो प्रोसेसर, वो जादुई पल जब कंप्यूटर एक पूरे कमरे से निकलकर एक छोटी सी चिप में सिमट गया। एग्जैक्टली। VLSI तकनीक ने पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU को एक चिप पर उतार दिया। इंटेल 404 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। और यही वो चीज थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर को एक हकीकत बनाया। हाँ, अब कंप्यूटर किसी बड़ी कंपनी या सरकारी लैब की चीज नहीं रहा, वो हमारे और आपके घर तक पहुंच सकता था। बिल्कुल। और एप्पल मैकिन्टॉश जैसे कंप्यूटरों ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI लाकर इसे चलाना भी आसान बना दिया। बिल्कुल। और अब हम 5वीं पीढ़ी में हैं जिसे AI का दौर कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन AI शब्द का आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या हमारे सोर्स नोट्स इस पर कुछ बताते हैं कि आज का AI और भविष्य के उस AI में क्या फर्क है? क्या हम वाकई सोचने वाली मशीनें बना रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, 5वीं पीढ़ी ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है, जहां एक चिप पर करोड़ों ट्रांजिस्टर हैं। जिससे हमें जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर मिलती है। हाँ, लेकिन AI के मामले में हम अभी नैरो AI के दौर में हैं। मतलब हमारा AI किसी एक काम में बहुत अच्छा है, जैसे IBM वॉटसन सवालों के जवाब दे सकता है, या कोई AI शतरंज खेल सकता है। सही, लेकिन उसके पास इंसानी चेतना या असली समझ नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजें शायद हमें जनरल AI के करीब ले जाएं, लेकिन फिलहाल हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो सीख सकती हैं, सोच नहीं सकती। ठीक है, तो बाहरी तौर पर तो कंप्यूटर का विकास साफ दिखता है, लेकिन इस क्रांति को ताकत देने वाला इंजन तो अंदर था, वो छोटा सा दिमाग जिसे हम CPU कहते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही में कंप्यूटर का दिमाग है। इसके अंदर बेसिकली दो हिस्से होते हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU। ये कंप्यूटर का कैलकुलेटर और लॉजिक वाला हिस्सा है। जोड़, घटाव, गुणा से लेकर दो चीजों की तुलना करने तक सारा हिसाब किताब यही करता है। और दूसरा हिस्सा कंट्रोल यूनिट। सोर्स नोट्स में इसे ट्रैफिक पुलिस कहा गया है, पर मुझे लगता है इससे बेहतर कोई एनालॉजी हो सकती है। हाँ, ट्रैफिक पुलिस थोड़ा साधारण है। कंट्रोल यूनिट यानी CU को एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझिए। अच्छा। हाँ,
वो खुद कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाता, लेकिन ये पक्का करता है कि वायलिन, ड्रम सब कुछ सही समय पर और सही ताल में अपना काम करे। मतलब वो मेमोरी से निर्देश लेता है। हाँ, उन्हें डिकोड करता है और कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को बताता है कि कब और क्या करना है। इसके बिना कंप्यूटर के सारे हिस्से बस शोर मचाएंगे, संगीत नहीं। ये एनालॉजी तो एकदम सटीक है। अब सीपीयू के अंदर भी कोर होते हैं, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर। आम धारणा तो यही है कि जितने ज्यादा कोर उतना बेहतर परफॉर्मेंस। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, हर कोर सीपीयू के अंदर एक स्वतंत्र प्रोसेसर की तरह है। तो सैद्धांतिक रूप से 4 कोर वाला सीपीयू एक साथ 4 काम कर सकता है। जैसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग में? हाँ, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग जैसे कामों में ज्यादा कोर बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, बहुत से गेम्स और रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस पर ज्यादा निर्भर करते हैं। मतलब वो 1 या 2 कोर की स्पीड का ही पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। एग्जैक्टली। उसके एक आम यूजर के लिए कम कोर वाला लेकिन ज्यादा क्लॉक स्पीड वाला सीपीयू ज्यादा कोर वाले लेकिन कम स्पीड वाले सीपीयू से बेहतर हो सकता है। ये जरूरत पर निर्भर करता है। तो सीपीयू कंडक्टर है जो सोचता और निर्देश देता है, लेकिन कोई भी कंडक्टर बिना शीट म्यूजिक के काम नहीं कर सकता। यहीं पर मेमोरी का रोल आता है, रैम और रोम। सही। नोट्स इन्हें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में बांटते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है स्पीड और स्थायित्व के बीच का एक समझौता। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर का वर्किंग डेस्क या वर्क बेंच है। ये बहुत तेज होती है ताकि सीपीयू जिस डेटा पर काम कर रहा है उस तक तुरंत पहुंच सके। लेकिन ये वॉलेटाइल है यानी अस्थिर। मतलब जैसे ही बिजली गई, आपके वर्क बेंच पर रखा सारा सामान गायब। मुझे याद है कॉलेज के दिनों में बिना सेव किए पूरा असाइनमेंट खो देना। तो रैम की अस्थिरता का दर्द मैंने सहा है। हम सब ने सहा है। तो रोम क्या है? रोम यानी रीड ओनली मेमोरी उस वर्कबेंच पर रखी नियमों की किताब या इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है। ये नॉन वॉलेटाइल है यानी स्थायी। बिल्कुल, बिजली जाने पर भी इसमें लिखी बातें नहीं मिटती। बिल्कुल। इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए जरूरी निर्देश मतलब बूटिंग प्रोग्राम स्टोर होते हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं पर सामान्य तौर पर बदल नहीं सकते। तो रैम काम करने की तेज जगह है और रोम स्थायी निर्देशों की किताब। लेकिन हमारी सारी फाइलें, फोटो, गाने कहाँ जाते हैं? वो तो सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। हाँ, जैसे हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी आपके वर्कबेंच के बगल में रखी एक बड़ी सी फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। सही। ये रैम से धीमी होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा स्थायी रूप से स्टोर कर सकती हैं। और एसएसडी, जो नई तकनीक है, एचडीडी से बहुत तेज है। क्योंकि उसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। हाँ, और इसी एसएसडी ने आज के पतले लैपटॉप और तेज बूटअप टाइम को मुमकिन बनाया है। अब कंप्यूटर के इन अंदरूनी हिस्सों को बाहरी दुनिया से जोड़ने की बात करते हैं। पेरिफेरल्स। हम सब कीबोर्ड, माउस के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अब फोकस सिर्फ डेटा इनपुट पर नहीं बल्कि एर्गोनॉमिक्स पर भी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले कीबोर्ड सिर्फ टाइप करने के लिए थे। आज हमारे पास मैकेनिकल कीबोर्ड हैं जो बेहतर अनुभव देते हैं, या एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जो कलाई के दर्द को कम करते हैं। और माउस भी। हाँ, वर्टिकल माउस या ट्रैक बॉल माउस, ये सब कलाई पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं। और आउटपुट में भी आज के मॉनिटर्स आई केयर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं ताकि आंखों पर कम जोर पड़े। तो अब डिजाइन सिर्फ फंक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि इंसान और मशीन के रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में है। सही कहा। नोट्स में 2 और छोटी लेकिन जरूरी चीजों का जिक्र है। पहली है CMOS बैटरी। ये सुनने में बहुत मामूली लगती है। हाँ, पर इसके बिना आपका कंप्यूटर हर सुबह उठकर पूछेगा, मैं कौन हूँ, आज कौन सा दिन है। अच्छा। CMOS बैटरी मदरबोर्ड पर लगी एक सिक्के जैसी छोटी बैटरी है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो यही बैटरी CMOS चिप को पावर देती है, जिसमें आपके सिस्टम की तारीख, समय और बेसिक हार्डवेयर सेटिंग्स सेव रहती हैं। मतलब अगर ये बैटरी मर जाए तो हर बार कंप्यूटर चालू करने पर टाइम सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो कमाल है। और दूसरी चीज है मोडेम। आजकल तो ये वाईफाई राउटर के साथ ही आता है, पर इसका मूल काम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो अपने आप में इसका काम बताता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। हाँ, आपका कंप्यूटर डिजिटल भाषा में बात करता है, 0 और 1 में। लेकिन इंटरनेट का सिग्नल जो आपके घर तक आता है वो एनालॉग होता है।
मॉडेम एक अनुवादक की तरह काम करता है। अच्छा, एक ट्रांसलेटर। हाँ, ये कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में मॉड्यूलेट करता है ताकि वो बाहर जा सके, और बाहर से आने वाले एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में डीमॉड्यूलेट करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। इसके बिना इंटरनेट कनेक्शन मुमकिन नहीं। बिल्कुल नहीं। अंत में सोर्स नोड्स कंप्यूटरों को उनके आकार और शक्ति के आधार पर बांटते हैं, सुपर कंप्यूटर से लेकर माइक्रो कंप्यूटर तक। हाँ, और ये वर्गीकरण हमें फिर से उस कमरे से जेब तक वाली यात्रा की याद दिलाता है। सबसे ऊपर है सुपर कंप्यूटर, जो मौसम की भविष्यवाणी जैसे काम करते हैं। सही। फिर आते हैं मेन फ्रेम, जो बैंक या एयरलाइंस जैसे बड़े संगठनों के लिए होते हैं और हजारों लोगों का डेटा एक साथ प्रोसेस करते हैं। और इस स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है माइक्रो कंप्यूटर, यानी वो डिवाइस जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर हैं। माइक्रो प्रोसेसर की क्रांति ने ही इन्हें संभव बनाया। और दिलचस्प बात यह है कि आज के एक हाई एंड स्मार्टफोन में 1970 के दशक के सुपर कंप्यूटर से ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है। वाह, यही इस कहानी का सबसे आकर्षक पहलू है। तो आज हमने कंप्यूटर के विकास की कहानी को फिर से देखा। ये सिर्फ वैक्यूम ट्यूब से सिलिकॉन चिप तक का सफर नहीं है, बल्कि एक ऐसी तकनीक का सफर है जो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ से निकलकर हम सबकी जिंदगी का केंद्र बन गई है। हाँ, सीपीयू का सोचना, रैम का याद रखना और इन सब चीजों का मिलकर काम करना, ये जानना वाकई शानदार है। और ये विकास रुका नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर और फिर एक छोटी सी चिप पर अरबों ट्रांजिस्टर तक का विकास देखा। ये सिर्फ आकार और गति का विकास नहीं, ये क्षमता का भी है। सही। अब जब हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जहां मशीनें सीख रही हैं और क्वांटम कंप्यूटर उन समस्याओं को हल करने का वादा कर रहे हैं जो आज असंभव लगती हैं, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, जैसे जैसे कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करने में बेहतर होते जा रहे हैं, हमें ये तय करना होगा कि इंसान होने का मतलब क्या है। हमारी रचनात्मकता, हमारी भावनाएं, क्या ये हमारी आखिरी सीमा है? ये सोचना जरूरी है कि हम इस अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल मानवता को बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे।